जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में सोशल साइंस क्लास 10th का ज्योग्राफी का इकाई घ खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपका लघु उत्तरीय तथा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन हो उस सभी को कवर कर लिया जाए। वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम फिर भी कोशिश करेंगे कि छोटे सी वीडियो में आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम आपके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। हम अभ्यास के प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्त। आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे भारत की बात किया जा रहा है और कितने खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्त आपका ऑप्शन है क 50, ख 100, ग 150 और घ 200। दोस्त आपके किताब के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे और यह किताब जो है ये 2001 का ही छपा हुआ है जो अब तक लगभग चल रहा है। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ये डाटा जो है 2001 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। ठीक है, 100 यानी लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इसमें आपका कोशिश की जाएगी कि जो भी क्वेश्चन है आपको याद ही हो जाए, आपको दूसरा वीडियो पर जाना ना पड़े। 2 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ये तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन है क मैग्नीज, ख अभ्रक, ग बॉक्साइट और घ चूना पत्थर। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीज जो होता है दोस्त आपका ऑप्शन क मैग्नीज जो होता है वह लौहयुक्त खनिज का उदाहरण में आता है। ठीक है, आप बताएंगे ऑप्शन ग जो है बॉक्साइट किसका अयस्क है। अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर आपका कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। यहाँ पे धात्विक खनिज के बारे में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है क सोना, ख टीन, ग अभ्रक और घ ग्रेफाइट। तो बताइए आप 3 नंबर प्रश्न का आंसर। 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अभ्रक जो होता है दोस्त ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर में कहा गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो ये तो आप वैसे भी जानते हैं दोस्त, इसमें आपका आंसर देना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क जो है सोना, ख में तांबा, ग में लोहा और घ में मैग्नीज। तो दोस्त आपका 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा लोहा आंसर। लोहा जो होता है उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा के बगैर जो उद्योग धंधे है बैठना संभव ही नहीं है, यानी कि लगभग हर उद्योग के लिए लोहा ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न में कहा जाता है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क यानी किस में लोहा की प्रधानता यानी लोहा पाया जाता है। ये तो आप ऐसे भी इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। आपका ऑप्शन क है लिग्नाइट, ऑप्शन ख हेमाटाइट और ऑप्शन ग बिटुमिन और घ इनमें से सभी। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि इसमें आप इनमें से सभी क्वेश्चन में दे दिया है तो आप डाल देंगे, नहीं, इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ख हेमाटाइट जो होता है लोहा का अयस्क होता है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। ठीक है दोस्त, ये नहीं है इनमें से सभी दे दिया है तो आप इनमें से सभी मार देंगे। इनमें से सभी तब मारा जाता है जब आपको करेक्ट आंसर पता ना हो और ऑप्शन में सभी दिया हो तो। वैसे वो अधिकतम सभी ही आंसर माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्त, तो आपका ऑप्शन दे दिया गया है, यानी लोहा की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आपका ऑप्शन क है कर्नाटक, ख है गोवा, ग है उड़ीसा और घ है झारखंड। तो दोस्त लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का है। ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर्नाटक मारेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले दोस्त, तो छत्तीसगढ़ जो है लगभग 20% तक वो लोहा का उत्पादन करता है। इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
आपका 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्त इसका मैंगनीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है आपका तृतीय स्थान हो जाएगा, ऑप्शन ग। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। 9 नंबर में कहा गया है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 5 किलोग्राम, ख में 10 किलोग्राम, ग में 15 किलोग्राम और घ में 20 किलोग्राम। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, यानी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपका उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्त आपका इसका तो आंसर ऐसे ही पता होना चाहिए। उड़ीसा जो है मैंगनीज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी 10 का आपका ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर में कहा गया है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन क मैंगनीज, ऑप्शन ख टीन, ऑप्शन ग लोहा और ऑप्शन घ बॉक्साइड। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की ज़रूरत होती है। ऑप्शन घ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। यानी भारत में तांबा का उत्पादन में मतलब कितना होता है। आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन क में है 100 करोड़ टन, ख में 125 करोड़ टन, ग में 150 करोड़ टन और घ में 175 करोड़ टन। तो दोस्त आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 125 करोड़ टन। ठीक है। आपका 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत करता है। तो इस तरह से बिहार और झारखंड 2 राज्यों की अगर हम बात करें तो ये जो है कितना हो जाएगा। आपका ऑप्शन में कहा जा रहा है क में 60, ख में 70, ग में 80 और घ में 90। ये प्रतिशत के मात्रा में बताया जा रहा है। तो आपका 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। 80% ये बिहार और झारखंड ही कर देता है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। यानी किस से सीमेंट उद्योग बनता है। आपका ऑप्शन क दे दिया गया है चूना पत्थर, ख बॉक्साइट, ग ग्रेनाइट और घ लोहा। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन क। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। दोस्तों अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं। आपका पहला प्रश्न है, देखिएगा, खनिज क्या है। तो चलिए इसका आंसर शीट लिख लीजिए। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। यानी खनिज क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के साथ जो एक प्राकृतिक पदार्थ हम बनाते हैं वही खनिज कहलाता है। ठीक है दोस्त। और ये खनिज कहाँ से मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता भी देंगे। चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दोस्त ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। तो धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। पहला है ये कठोर, देखिएगा, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ठीक है दोस्त। और दूसरा है इसे गलाने पर धातु प्राप्त होती है। ठीक है। अच्छा, खनिज कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्त। तो खनिज होती है हमारी भूमि से, यानी मिट्टी के खुदाई होता है, मिट्टी के अंदर से ही खनिज मिलते हैं। उसी में से लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जस्ता, जितना भी धातु है सब भूमि के अंदर से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और आपको बता दें कि ये बिहार का जमुई जिला है जिसमें सोना सबसे अधिक मात्रा में, यानी विश्व की सबसे अधिक मात्रा में सोना प्राप्त करने वाला स्थान खोजा गया है, जमुई जिला जो बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्त। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है खनिज की
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। खनिजों का लिखिएगा दोस्त, खनिजों का विवरण सामान्य होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितना कम गुणवत्ता वाले खनिज होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, और अधिक गुणवत्ता वाले जो खनिज होते हैं वो क्या होता है, कम मिलते हैं। ठीक है। खनिज साम्य पाए संसाधन है, यानी कि खनिज जो होता है वो साम्य पाए संसाधन होता है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यानी कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेंगे आप तो उसे दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्त। बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में इसे नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये खनिज कहलाते हैं। अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यक होती है। ठीक है दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि जितना आपको ज़रूरत होती है खनिज का उतना ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्त। यानी उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप तो थोड़ी क्षणिक खुशी मिलेगा, लेकिन बाद में आने वाले भविष्य के लिए उतना खनिज कम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, लॉयस्क के प्रकारों के नाम बताना है। चलिए दोस्त, लॉयस्क के प्रकार के नाम निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ पे लिखा गया है, आप लिख लेंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिम्नोनाइट। हेमाटाइट जो होता है इसका उपनाम है लाल अयस्क, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका उपनाम क्या है, लाल अयस्क। और मैग्नेटाइट का उपनाम है काला अयस्क, और लिम्नोनाइट का नाम है, उपनाम है पीला अयस्क। ठीक है। आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित है। लिखेंगे आंसर शीट में, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि लोहा के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले के नाम लिखिए। यानी झारखंड में कौन कौन से ऐसे जिला है जो लोहा का उत्पादन करता है। तो सो इसका आंसर भरिए। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। इसका आंसर में होगा सिंहभूमि एक जिला है ये भी, और पलामू, धन्यवाद, हजारीबाग, संथाल, परगना एवं रांची ये झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले हैं। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। यानी मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सो इसका आंसर शीट भर लेंगे। मैग्नीज के उपयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे पहला जंगरोधी इस्पात बनाने में, दूसरा शुष्क सेल बनाने में, तीसरा फोटोग्राफी में, चौथा चमड़ा या माचिस उद्योग में, और पांचवा पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी कई जगह मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त। आपका जो ज़्यादा जरूरी है वो लिखा दिया गया है। अब आपका 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। यानी एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसे बताना है। तो चलिए आंसर शीट भरिए। एल्युमिनियम का उपयोग निम्नलिखित स्थानों में किया जाता है, जैसे पहला वायुयान के निर्माण में, दूसरा विद्युत उत्पादन यानी विद्युत उपकरण के निर्माण में, तीसरा घरेलू साज सज्जा के संसाधनों बनाने में उसके निर्माण में, और चौथा है बांध बनाने में यानी बांध बनाने में, और पांचवा है सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एवं जो हवाई जहाज होते हैं ना, वायुयान, उसके पार्ट पुर्जा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम के तार भी होते हैं। ठीक है दोस्त। एल्युमिनियम के बर्तन भी होते हैं। ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। दोस्त आपके आंसर जो है छोटे छोटे बन रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखवा रहे हैं। अभ्रक का उपयोग क्या है लिखेंगे दोस्त। अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित है। पहला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, एकदम से बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। आयुर्वेदिक, दूसरा आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में, तथा तीसरा विद्युत रोधी बनाने के लिए यानी विद्युत उपकरण बनाने के लिए अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और बता दें कि अभ्रक जो होता है ये सामान्य टेम्परेचर पर पिघलने भी लगता है। ठीक है दोस्त।
यदि आप इस और भी कुछ जानते हैं अभ्रक के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपका 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, यानी चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चूना पत्थर का उपयोग बहुत ही सरल है दोस्त, सीमेंट बनाने में पहला, दूसरा लौह इस्पात बनाने में और तीसरा उर्वरक बनाने में तथा कागज एवं चीनी उद्योग में भी सीमेंट यानी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम खनिज के मुख्य विशेषता को देख लेते हैं, ये क्या क्या इसकी विशेषता है। चलिए दोस्त आंसर शीट भरेंगे। खनिज का यहाँ पे देखेंगे, खनिज का विवरण समान होता है, यानी खनिज जो होता है एक सामान्य वितरण असामान्य होता है, यानी हर जगह खनिज जो है एक सामान्य नहीं पाया जाता है, असामान्य होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज समाप्त संसाधन है, एक बार इसका उपयोग अगर कर लिया गया तो ये पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यक होती है। ये आप सच समझ रहे हैं, ठीक ही समझ रहे हैं। इससे पहले जो हम आंसर लिखवाए हैं उसी का ये भी आंसर मान्य होगा। ठीक है दोस्त, यानी खनिज की विशेषता और इस प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं है। अब आपका 12 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 12 नंबर में पूछा गया, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो वैसे तो इसका आप आंसर स्वयं से भी लिख सकते हैं, यानी खनिज की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यह हमारे भविष्य का क्या है, ईंधन के रूप में काम करता है और इसे हमें बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आज हम मनमानी तरीक़ा से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे चल के ये खनिज क्या होंगे, कम पड़ने लगेंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर शीट भरेंगे आप। चलिए दोस्त आंसर लिखिए। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्त। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो पुरानी परंपरा के अनुसार, यानी प्राचीन काल से लेकर के, यानी बहुत पहले से वो लगातार उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। और नवीकरणीय खनिज संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिसका नए तौर तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा यानी पन बिजली, और हवा से बनाए जाने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, ये सारे क्या है। या फिर पृथ्वी के भूगर्भ से जो आप CNG ONGC गैस निकालते हैं या फिर LPG गैस बनता है, ये सभी क्या है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पुनर्निर्माण असंभव है, यानी ये खनिज संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका पुनर्निर्माण करना असंभव है, जबकि नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है उसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग आप बैटरी को चार्ज करके आप कितना बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कोई भी प्रदूषण भी नहीं होता है। खनिज उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अतिशय दोहन एवं उनके उपयोग अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना। दूसरा बात है उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करें, यानी कि कच्चे माल के रूप में, यानी खनिज की जगह पे और किसी चीज़ का हम उपयोग करें। अगला है खनिज पर नियंत्रण के लिए अलावे इसके विकल्पों को खोजना, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं खनिजों पे डिपेंड रहेंगे, और भी कोई विकल्प खोजेंगे जिससे खनिज हमारे भविष्य के ईंधन के रूप में काम करने के लिए बरकरार रहेगा। ठीक है दोस्त, खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक, यानी कि जो भी हम खनिज का उपयोग करते हैं और उसका अवशिष्ट जो बच जाता है उसे हम बुद्धिमत्तापूर्वक, यानी दिमाग लगाकर कोई और भी चीज़ में उसका अवशिष्ट को भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल निकाल लिए, तो पेट्रोल का जो अवशिष्ट बचता है वो क्या बचता है, डीजल बन जाता है, और डीजल से केरोसिन तेल, फिर मोबिल वगैरह बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है
कि खनिज जो आप यूज कर लेते हैं उसके बाद में उसका अवशिष्ट बचता है उसका भी आप यूज करें। उपयोग पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव को नियंत्रित करना या फिर खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। यानी उसे बचाना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार के प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिज के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज की संकट से निपटा जा सकता है। यानी भविष्य में खनिज से संबंधित कोई भी संकट नहीं होगा, क्योंकि आप उसे पहले ही उस संकट का समाधान कर चुके हैं। और इसका आज के उदाहरण में सौर सेल को देखा जा सकता है, पवन ऊर्जा को देखा जा सकता है, और नदी पे डैम बना करके बिजली उत्पन्न करने वाले चीज़ों को भी देखा जा सकता है। चलिए दोस्त, अब आपके हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है, इसका 8 प्रश्न है दोस्त। इन 8 प्रश्नों को हम फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ताकि आपको और कहीं न जाना पड़े, एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी, पूरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का साधारण परिचय दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ के साथ जल्द से जल्द इसका आंसर शीट कवर करा दिया जाए। चलिए आंसर शीट भरिए। चलिए दोस्त, खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, जिसमें धात्विक खनिज में धातु होती है, जैसे लौह अयस्क, तांबा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिज में क्या क्या पाई जाती है, लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि। पुनः इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी धात्विक खनिज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक धात्विक खनिज है और एक अधात्विक खनिज है। तो इसे 2 भागों में धात्विक खनिज को बांटा गया है। पहला है लोहयुक्त खनिज, ठीक है, यानी वैसी धातु जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लोहयुक्त खनिज कहा जाता है। जैसे आप आंसर शीट में देख सकते हैं, कहा गया है जिन धात्विक खनिज में लोहा का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है वे लोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकेल और टंगस्टन। इसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है यहाँ पे अलोहयुक्त खनिज, वैसे खनिज जिसमें लोहा की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी थोड़ा बहुत होती है या नहीं भी होती है, अलोहयुक्त खनिज कहलाता है। जैसे सोना, सोना में लोहा की मात्रा नहीं के बराबर होता है, चांदी में भी नहीं के बराबर होता है, सीसा, तांबा, बॉक्साइट इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं धातु जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया है धात्विक खनिज, यानी अब आप क्या पढ़े हैं, इससे पहले है कि धात्विक खनिज के प्रकार में पढ़ रहे हैं। दूसरा है धात्विक खनिज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें धातु नहीं होती है, यानी इसमें धातु होती ही नहीं है बिल्कुल, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। धात्विक खनिज को भी 2 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला भाग है कार्बनिज, यानी कार्बनिक खनिज, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे हम जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। जैसे जिसमें जीवाश्म होते हैं वे पृथ्वी में दबे प्राणी, पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। यानी कि कार्बनिक खनिज किससे बनेंगे, यानी कालांतर में कभी भूकंप वगैरह आया या फिर आंधी तूफान ऐसा प्रलय हुआ जो कि हम जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के कारण दबने के कारण हमारे मलबा जो होगा, यानी जीव जंतु के जो मलबा होगा, यही कार्बनिक खनिज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है आपका अकार्बनिक खनिज, ठीक है। तो ये वैसे खनिज होते हैं जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, यानी कि अभ्रक और ग्रेफाइट, इसमें क्या होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं लेकिन कार्बन की मात्रा होती है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका पहला प्रश्न कवर हो गया। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं या फिर उसे तुलना करें। जैसा कि अभी के क्वेश्चन में हमने बता दिया है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, बस उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो आप 2 लाइन में यानी बीच में खांचा काट के ऐसे करके आप एक तरफ धात्विक खनिज और एक तरफ से अधात्विक खनिज लिख करके आप इसका आंसर भर सकते हैं। वैसे इसका आंसर देख लीजिए, जैसा कि आप यह आंसर देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से। अब इसका आंसर बस आप लिख लेंगे। पहला
धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि इसकी क्या होती है, अपनी चमक होती है। तीसरा में लिखेंगे यह प्राय अग्नेय चट्टान में मिलती है, और यह प्राय यानी कि अधात्विक खनिज जो होती है यह प्राय परतदार चट्टानों में मिलती है। और अगला है इन्हें पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, पीटने पर यह टूटते नहीं हैं, जबकि यह पीट पीट करके तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे आप पीटेंगे तो ये चूर चूर की आवाज़ करेगी, ठीक है, और ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है, जैसे कि अभ्रक वगैरह ये सब चीज़ को आप देखे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिख करके किन्हीं 2 का वर्णन करें। यानी कि भारत में कौन कौन सी खनिज पेटियाँ पाई जाती है उसे बताना है और 2 के बारे में वर्णन भी करना है। तो चलिए हम इस खनिजों को देख लेते हैं। भारत में अधिकांशतः खनिज 3 पेटियों में बटे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार की पेटी, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार की पेटी, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है दोस्त, तो हम एक एक करके हमें देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है। ठीक है, यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, यहाँ पे चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यानी उत्तरी पूर्वी पठार में ये सारे चीज़ जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। दूसरा आ जाते हैं दोस्त दक्षिण पश्चिमी का पठार। इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणी तक पाया जाता है, यानी राजस्थान। यहाँ तक अनेक अलौह धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि भी मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी पठार में यानी कि क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से आप चीज़ें याद रखेंगे, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सारे खनिज मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिमालय के अन्य खनिज पेटियाँ भी है, जहाँ पे सीसा, जस्ता, कोबाल्ट इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप इन तीनों के बारे में पढ़ लिए। आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को, तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है 2 के बारे में बताना था, तो हमने 2 के बारे में बता दिया। लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उसकी विशेषता के बारे में बताएं। यानी कि लौह अयस्क को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है और उसकी विशेषता क्या क्या है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। लौह अयस्क का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया गया है, यानी अलग अलग रूपों में। पहला है हेमेटाइट। यहाँ पे देखेंगे हेमेटाइट, इसमें 68% लोहा का अंश होता है। इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। बहुत VVI है दोस्त, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत VVI है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटाइट में क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा 60% लोहा का अंश पाया जाता है। ठीक है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है, मोस्ट VVI, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कहा जा रहा है तीसरा पॉइंट में लिम्नोनाइट, इसमें 40%। ठीक है दोस्त, इसमें 40% लोहा का अंश होता है और इसे क्या कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा VVI है दोस्त, इसे आप VVI कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे पीला अयस्क भी कहते हैं। लौह अयस्क उद्योग की जननी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लौह अयस्क की जननी होता है। लौह अयस्क क्या होता है, उद्योगों की जननी होता है। ठीक है,
और लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी मानी जाती है। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया दोस्त, इन सभियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया ये पॉइंट। इसे आप 1000% वेरी इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा VVI है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक बार आप रिपीट कर लें। हेमाटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है, मैग्नेटाइट को काला अयस्क, लिग्नाइट को पीला अयस्क कहा जाता है, और लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, और आधुनिक सभ्यता का रीढ़ भी कहा जाता है। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले, यानी भारत में लौह अयस्क का वितरण कैसा है इसे देखते हैं। दोस्त आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। यदि ऐसा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए चैनल महत्वपूर्ण है या फिर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं कर रहे हैं, लगे कि नहीं हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। लगभग कहा जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं है कि पाया ही जाता है, लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा लोहा का अयस्क कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। इसके बाद छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर गोवा में, झारखंड में, अन्य राज्यों के सीमाओं क्षेत्र में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष भंडार, यहाँ पे देखिएगा, शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भी मिलता है। भारत में 1950-51 में 42 लाख टन लोहा का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था दोस्त? 42 लाख टन लोहा का उत्पादन हुआ था, जो कि 2004-05 में बढ़ करके 1427, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 42 लाख टन के बाद में क्या हो गया? 1427.1 लाख टन हो गया। ठीक है दोस्त, अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है, यानी दिन प्रतिदिन लोहा का उत्पादन अधिक होता जा रहा है। आगे बात कर लें हम, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, यानी सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है। यानी संपूर्ण भारत का 1/4 का मतलब हो गया कि अकेले 25% कर्नाटक राज्य लोहा का उत्पादन करता है। अब आगे देखिए, यहाँ बेल्लारी यानी कर्नाटक के बेल्लारी, हॉस्पेट सुदूर क्षेत्र में लौह अयस्क की खानें हैं। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखेंगे, यानी कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्त? तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा, जो देश का करीब 20% लोहा का उत्पादन करता है। इसमें कौन सा जगह है? दांतेवाड़ा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दांतेवाड़ा जिला का बेलाडीला तथा दुर्गा जिले के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक है। आगे देखेंगे, रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले भी है। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये बहुत VVI है दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यानी कहाँ से दोस्त? यानी जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ से जो है लोहा को जापान भी भेजा जाता है, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आगे हम बात करें, उड़ीसा देश का 19% लौह उत्पादक है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिसानी, बादाम की पहाड़, यानी कि बादाम की पहाड़ को हम बादाम की पहाड़ भी बोल देते हैं दोस्त। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसे मंगूर भंज यानी मंगूर भंज एवं किरबुरु भी वहाँ के स्थान का नाम है। यहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है।
आगे हम बात करें, गोवा देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है तथा 16% यहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है। यहाँ की प्रमुख खाने यानी गोवा में देखिएगा, गोवा में कौन कौन से खाने हैं। शाह क्वालिम, संगयूम, पयूपेम, सतारी, पोंडा एवं बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मरमा गोवा पतन जो है लोहा का निर्यात भी करता है। ठीक है दोस्त। आगे हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो है देश का 5वां सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, और 15% से भी अधिक लोहा का उत्पादन करता है। सिंह भूमि यहाँ का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। पलामू, धन्यवाद, हजारीबाग, संथाल परागना तथा रांची झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र है। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, हमें लगता है कि आपको इतना काफ़ी है। महाराष्ट्र में आप यहाँ पे कर्नूल को देख लेंगे, कर्नूल में लौह के उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, बस यहाँ से इतना ही आप लिखिए। बस आपको बस 2-3 राज्यों के बारे में लिख लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वैसे आप देख सकते हैं इतना सारा आंसर भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में 21% पैदा किया जाता है, जो तीसरा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, ये सभी है। ठीक है, अब आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ठीक उसी प्रकार मैग्नीज अथवा बक्साइट का उपयोगिता तथा देश में इसका वितरण के बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी लिख लीजिए उसी प्रकार। लिखिए दोस्त, भारत के उत्पादन में यानी मैग्नीज के उत्पादन में मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। भारत का 75% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क के भंडार महाराष्ट्र, यहाँ पे ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिला से लेकर के मध्य प्रदेश के बालघाट एवं हिंदवाड़ा जिला में फैली घाटी में मिलता है। आगे बात करें, उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्त? तो उड़ीसा करता है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 37.6% मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज के प्रमुख खाद्यान्न है सुंदरगढ़, कालाहांडी, यहाँ पे देखेंगे कालाहांडी पूछा जाता है, और सुंदरगढ़, रायगढ़, इसके अलावा रायगढ़, बोलागिरी, कयंझोर आप याद रखेंगे, कयंझोर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मयूरभंज, जिसपे हम गोला लगा रहे हैं उसे VVI कर लेंगे आप, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जिलों में है महाराष्ट्र भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग 1/4 यहाँ पे उत्पादन करता है। इस राज्य की मुख्य मैग्नीज उत्पादक पट्टी नागपुर तथा भंडारी जिला में है। इस पट्टी में उत्तम कोटि मैग्नीज गैस के मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी जगह है। रत्नगिरी में उच्च कोटि का मैग्नीज का उत्पादन होता है, यानी रत्नगिरी में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा सबसे बड़ा, यानी मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। यानी पहला स्थान किसको मिला है दोस्त? यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला स्थान मिला है उड़ीसा। उसके बाद में भारत का उत्पादन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। उसी तरह से यहाँ पे भी है। मध्य प्रदेश को 21%, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना। इसमें कौन सा है? हिंदवाड़ा जिला में मैग्नीज का उत्पादन होता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो मैग्नीज में कौन सा, इसमें धारवाड़ का पठार जो होता है कर्नाटक में, यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात करें, आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम है। अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कुंडपा, विजयनगर, गुंटूर। आगे देखते हैं, ये जगह है। बस आपका यहाँ तक ही आंसर है दोस्त, यहाँ तक आपका मैग्नीज के उत्पादक का आंसर हो गया, और इससे पहले जो बताए हैं। अब यहाँ से बक्साइट का है। ठीक है दोस्त, यहाँ से बक्साइट के लिए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, बक्साइट के बारे में लिखिए।
बॉक्साइट यह एक लौह के धातु निरपेक्ष है, इससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायु या निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग 337 मिलियन टन है। वितरण में देख लीजिए, यानी कहाँ कहाँ पे मिलता है बॉक्साइट। भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, जैसे देख लीजिए उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा में मिलता है, गुजरात में मिलता है, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, देश का आधा से अधिक भंडार केवल उड़ीसा में बॉक्साइट का होता है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादक का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है, जिसमें कालाहांडी, ये इम्पोर्टेंट है, कालाहांडी, बोलांगीर, कोसपुर, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के लिए उत्पादक क्षेत्र में माने जाते हैं। गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पन्न करता है, जो कि दूसरा स्थान पे आता है। इसके बाद जामनगर गुजरात का ही है, कैरा, शंकरगढ़ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिला में शामिल है। इसके बाद झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, जो देश का 14% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसके लोहरदंगा, रांची, लातेहार, ये लातेहार भी इम्पोर्टेंट है दोस्त, पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, लातेहार कहाँ है जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, तो ये कहाँ है दोस्त, तो ये झारखंड में है। पलामू मुख्य उत्पादक जिला है। ठीक है दोस्त, ये सब कहाँ है, तो ये झारखंड में है, देख पा रहे होंगे। ये देखेंगे, लातेहार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पूछा गया है, इसलिए आपको बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नगिरी तथा कोल्हापुर जिला में बॉक्साइट का खनन होता है। यहाँ पे 12% बॉक्साइट का उत्पादन भी होता है। छत्तीसगढ़ भारत का 6% से भी अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सूरजगुल्ला का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिला इसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अन्य उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो कर्नाटक भी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, इसमें शामिल है निरपेक्ष बेलागांव के जिले में पाए जाते हैं। ये तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और उधमपुर जिले में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात भी करता है। भारत क्या करता है, अन्य देशों को भी निर्यात करता है, जैसे इटली, यूके, जर्मनी, जापान को भी बॉक्साइट भेजता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट आंसर। भारत विश्व के शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, यानी भारत सबसे ज़्यादा अभ्रक के उत्पादन है और ये आत्मनिर्भर ये अभ्रक पर। अब तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ गया है। वैसे तो प्राचीन काल से अभ्रक का प्रयोग आयुर्वेद दवाओं के लिए भी किया जा रहा है, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निरपेक्ष में 3 पट्टियाँ है, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करें भारत में अभ्रक के कुल भंडार का 59,065 टन तथा 2002-03 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, रूबी अभ्रक कहाँ पे मिलता है ये पूछा जा सकता है, तो बिहार, झारखंड में, और यह उत्तम कोटि का अभ्रक होता है। पश्चिम में गया जिला में, यानी कि बिहार के गया जिला में अभ्रक मिलते हैं। इसके बाद हजारीबाग, यहाँ पे ध्यान देंगे, हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। पूर्वी भागलपुर फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धन्यवाद, पलामू, रांची एवं शिवभूमि जिला में भी अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। बिहार एवं झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में नयगूर जिला में अभ्रक का उत्पादक होता है।
यहाँ जयपुर, उदयपुर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में देश का तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर इत्यादि जिला में अभ्रक की पट्टी फैली हुई है। और यह क्या करता है, यूएसए भारत अभ्रक का मुख्य आयातक देश है। यानी यहाँ पर भारत भेजता है, यहाँ से आयातक करता है, यानी यहाँ से आयात करता है, भेजता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाए। यानी खनिजों को संरक्षण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप कैसे खनिज को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यह आप एक बार इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा तो दोबारा इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसकी मात्रा सीमित है, इसका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग इनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना। दूसरा बात है, यहाँ पे एक जो बात है खनिज के निरंतर दोहन पर उसको क्या करना, कंट्रोल करना। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आगे चले हम, वह बचतपूर्ण उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करें। यहाँ पे नए नए विकल्पों की क्या करेंगे, खोज करेंगे। आगे बात करें खनिजों पर नियंत्रण के अलावे इसके विवेकपूर्ण खोज, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता से हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करें उपयोग परिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिज के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। ये पहले वाले क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर यानी खनिज के बारे में हो गया है। ठीक है दोस्त, आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और यदि ऐसा है, यदि आपको यह वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्त, आप एक लाइक बटन दबा के ही जाएंगे। दोस्त हमने पूरा कोशिश किया है कि इसका सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझाते हुए हम आपको आंसर शीट कवर कराए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप धात्विक खनिज और लौहयुक्त खनिज क्या होता है, ऐसे करके हम सारे प्रश्नों को कवर करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। सो दोस्त हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यदि लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करे और आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। रही बात ये मानचित्र कार्य को, तो ये कोई खास नहीं है, ये स्वयं से आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने इतना आपको इस वीडियो में बता दिया है जिससे आप स्वयं कर सकते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा भारत, इसी पे हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।